हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। आज हम नगरीय निकाय का मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब हमारी कक्षाएं जब भी आए तो उसकी पूरी जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। टॉपिक है हमारा नगरीय निकाय। अगर अभी तक आपने पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। उसी सीक्वेंस के अनुसार हम आज नगरीय निकाय की कक्षा देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें उल्लेख है नगरीय निकाय का। इसके संसदीय प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, कहाँ प्रावधान है और लागू कब हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो हम जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले कोई विधेयक आता है या तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है या राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। जब दोनों से पारित हो जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखते हैं। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो अंततः कानून का रूप ले लेता है। तो देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में। तो यह लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 को, जबकि राज्यसभा में पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 को, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था 20 अप्रैल 1993 को। उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा में एक ही दिन पारित हुआ था, और राष्ट्रपति ने दोनों में एक साथ एक ही दिन हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लागू अलग अलग दिन हुआ था। तो देखते हैं कि नगरीय निकाय कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। कहाँ हुआ था? तो नगरीय क्षेत्रों में लागू हुआ था। जबकि पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अब देखते हैं कि नगरीय निकाय का प्रावधान कहाँ है। तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 9 क में। अनुसूची देखेंगे तो 12वीं अनुसूची में शामिल है 18 विषय पर। तो देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगरीय निकाय का प्रावधान है। तो ये हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय। अब देखते हैं इसका छत्तीसगढ़ में संरचना कैसी है। एक मिनट, देखते हैं इसके प्रशासनिक प्रमुख कौन है, चुनाव प्रक्रिया कैसी है, राजनैतिक प्रमुख कौन है। तो सबसे पहले है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इन तीनों से मिलकर बना रहता है नगरीय निकाय, जो छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है। तो वर्तमान में नगर पंचायत कितनी है? तो 109। नगर पालिका परिषद है 43, जबकि नगर निगम है 14। यह है वर्तमान की स्थिति में। अब देखते हैं इनमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है। तो नगर पंचायत में न्यूनतम सदस्य हो सकती है 15 और अधिकतम सदस्य हो सकता है 40। इसी क्रम में आप देखेंगे कि नगर पालिका परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 15, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 40। नगर निगम में न्यूनतम सदस्य 40 और अधिकतम सदस्य 70 होते हैं। सदस्यों से आशय है
पार्षदों से है। अब देखते हैं इनमें कौन कौन राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है। तो नगर पंचायत स्तर में होते हैं पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जबकि नगर पालिका परिषद में भी होते हैं पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जबकि नगर निगम में केवल पार्षद और महापौर अर्थात मेयर होते हैं, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते। यह है वर्तमान की स्थिति में। अब देखते हैं इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी है। तो पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, चाहे वो नगर पंचायत की बात हो, नगर पालिका परिषद की बात हो या नगर निगम की बात हो। प्रत्यक्ष चुनाव से आशा है कि जिसको मतदाता स्वयं चुनते हैं वे चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसका चुनाव प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, चाहे नगर पंचायत की बात हो या नगर पालिका परिषद की बात हो, दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर, जबकि नगर निगम महापौर का भी चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। ये नगरीय निकाय संशोधन हुआ था, उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव प्रक्रिया रखी गई है। पहले इसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता था। यह हुआ इनके राजनीतिक प्रमुख और इनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में। अब देखते हैं कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं। तो नगर पंचायत स्तर पर होते हैं मुख्य नगर पंचायत अधिकारी CMO, जबकि नगर पालिका परिषद में होते हैं मुख्य नगर पंचायत पालिका अधिकारी CMO। इसी क्रम में देखेंगे कि नगर निगम के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वे होते हैं नगर कमिश्नर, जो हैं IAS रेंज के। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय व्यवस्था, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम शामिल हैं। अब इसके आगे देखते हैं जो 14 नगर निगम हैं वे कौन कौन से हैं। तो सरगुजा संभाग में हैं अंबिकापुर और चिरमिरी, जबकि बिलासपुर संभाग में हैं बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा। दुर्ग संभाग में हैं दुर्ग, भिलाई, चरौदा और रिशाली। ये रिशाली नवीनतम नगर निगम है। रायपुर संभाग के अंतर्गत है रायपुर, बिरगांव और धमतरी। और अंतिम है बस्तर संभाग, जिसमें है जगदलपुर नगर निगम। तो इस तरह से हुए 14 नगर निगम, जिसमें सरगुजा संभाग के 2 जगह, बिलासपुर संभाग के 3 जगह, दुर्ग संभाग के 4 जगह और रायपुर संभाग के 3 जगह और बस्तर संभाग के 1 जगह। इस तरह से 14 नगर निगम हुए। इसमें नोट दिया है, देखिए कि भारत में प्रथम नगर निगम का गठन 1687 में मद्रास में किया गया था। ये याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो मद्रास है। तो जो 14 नगर निगम है उसको मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हैं। तो ये सबसे पुराना है रायपुर, जिनका गठन हुआ था 1967 में, जबकि नवीनतम है रिशाली, जो कि दुर्ग में है, जो बना है 2019 में। कहाँ से, तो दुर्ग, ये दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो हैं, तो ये चिरमिरी है और दूसरा अंबिकापुर। ये दोनों नगर निगम हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत। अगला है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, तो कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, ये तीनों हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। जबकि अगला है राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, चरौदा, रिशाली, ये हुआ दुर्ग संभाग के अंतर्गत।
इसी क्रम में आप देखेंगे कि बीरगांव, रायपुर और धमतरी ये तीनों हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत, और अंतिम में है बस्तर संभाग जिसमें शामिल है जगदलपुर नगर निगम। तो इस तरह से हुए 14 नगर निगम। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के बारे में। याद रखेंगे कि नगर पालिका निगम अर्थात नगर निगम का है 1956, जबकि नगर पालिका जिसके अंतर्गत नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद हैं वे है 1961। तो ये 1956 और 1961 क्या है तो समझिए। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य है उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। उस समय प्रथम नगर निगम 1956 में गठित किया गया था। तो जब अनुकूलन आदेश हुआ था छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद, तो मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया जाने लगा। तो ये 1956 वही है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956। इसी प्रकार है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, जिसमें मध्य प्रदेश में पारित हुआ था नगर पालिका अधिनियम 1961। जब यह अधिनियम लागू हुआ था 1956 और 1961 में, उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ था वह मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो जब मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था तो छत्तीसगढ़ तो साथ वहाँ था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उनके स्थान पर अर्थात मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया जाने लगा। तो देखते हैं यह विधियों का अनुकूलन आदेश कब बना। तो यह बना 30 जून 2001 को, जबकि यह राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ तो 24 अगस्त 2001 को, और छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश लागू हुआ 1 नवंबर सन 2001 से। तो समझिए कि विधियों का अनुकूलन आदेश क्या है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो कहीं भी छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख नहीं किया जाता था। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तब मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया जाने लगा। तो जो मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम उल्लेख किया गया उसे ही विधियों का अनुकूलन आदेश के नाम से जानते हैं। यह छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 1 नवंबर 2000 को, इसलिए छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश 1 नवंबर सन 2001 के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961। इसके आगे है जो नगर पालिका निगम अर्थात नगर निगम में जो प्रावधान है और नगर पालिका अर्थात नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में जो प्रावधान है उसका ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो 41 अध्याय 2 अनुसूची और 446 धाराएं हैं नगर पालिका निगम अधिनियम में, जबकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में 15 अध्याय, अनुसूची एक भी नहीं है और 360 धाराएं इसमें शामिल है। इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं जो नवीनतम संशोधन हुआ है छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन 2019 के बारे में। तो देखते हैं इसको। ये हुआ छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन 2019। तो ये प्रकाशित कब हुआ था तो 25 अक्टूबर 2019 को।
अब देखते हैं कि इनमें प्रमुख संशोधन क्या हुए हैं। तो पहला संशोधन हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में जो महापौर हैं, पहले इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर होता था, अब उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। इसी क्रम में जो नगरीय निकाय में महापौर निर्वाचित होते थे, उनका न्यूनतम आयु वर्ष होता था 25 वर्ष, जिसको संशोधित करके 21 वर्ष कर दिया गया है। यह हुआ दूसरा संशोधन। तीसरा संशोधन क्या है कि नगरीय निकाय के जो प्रमुख हैं, उन्हें पार्षदों द्वारा प्रदान किया गया है, हटाने का जो प्रावधान है। चौथा है कि नगरीय निकाय का चुनाव पहले मत पत्र द्वारा होता था, उसे ईवीएम के बजाय पहले ईवीएम में होता था, उसे मत पत्र में प्रदान किया गया है। अर्थात अब वर्तमान में चुनाव हुआ था मतदान पत्र से, पहले ईवीएम से होता था। अंतिम ऑप्शन में जो है वह है कि जो मत पत्र है उसमें नोटा का विकल्प नहीं दिया गया है। नोटा से ऐसा है कि जितने विकल्प अर्थात जो अभ्यर्थी हैं उनमें हमें कोई पसंद नहीं है, ये ऑप्शन होता था, इसे हटा दिया गया है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन 2019। अब इसके आगे देखते हैं इनके अनुच्छेद के बारे में। हमने अनुच्छेद का एक अलग से वीडियो देखे हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था दोनों का इस तरह से अध्ययन किए थे। इसे एक सीक्वेंस में लिखे हैं 243 ए से 243 पी तक। इसी प्रकार लिख लीजिए नगरीय निकाय व्यवस्था पे 243 पी से 243 जेड जी तक। आप 243 ए से 243 ओ तक इस तरह से लिख लीजिए। 243 पी से 243 जेड जी को इस सीक्वेंस में लिख लीजिए। जब दोनों को सीक्वेंस में लिखेंगे उससे पहले याद रखेंगे कि यहाँ 243 एस को इस लिस्ट में शामिल नहीं करना है। तब ये इस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए 243 ए से 243 बी में, 243 सी में, इस तरह से 243 पी आना चाहिए, 243 क्यू आना चाहिए, 243 आर आनी चाहिए। अगर अभी तक आपने अनुच्छेद वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लास में वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको अनुच्छेद के बारे में डिटेल नहीं देखते हैं। आप चैनल में जाकर अनुच्छेद का वीडियो देख लेंगे। इसके आगे देखते हैं पहले अनुच्छेद से नगरीय निकाय का, जिसमें है अनुच्छेद 243 पी, जिसमें परिभाषाएं का प्रावधान दी गई है। इतना याद रखेंगे कि नगर पालिका का जो अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी तक है। तो परिभाषा का प्रावधान है 243 पी में। तो क्या दिया गया है कि जो महानगर क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जिसमें एक से अधिक जिले या अधिक नगर पालिकाओं से मिलकर बना हो, जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो, महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। तो महानगर में क्या है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, चाहे वे एक से अधिक नगर पालिकाओं से बनी हो या एक से अधिक जिले से बनी हो। और क्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 243 यू में जो सुसंगत आंकड़े हैं उसको प्रकाशित किए गए हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 243 क्यू में क्या उल्लेख है। तो इसमें है नगर पालिकाओं का गठन। इसका प्रावधान कहाँ है, तो अनुच्छेद 243 पी में। अनुच्छेद 243 क्यू में है, तो जो नगर पंचायत गठन है, नगर पालिका परिषद का गठन है और नगर निगम का जो गठन है उसके बारे में देखते हैं।
तो नगर पंचायत को क्या के नाम से जानते हैं? तो संक्रमणशील क्षेत्र के नाम से। नगर पालिका परिषद को जानते हैं लघुत्तर निकाय क्षेत्र के नाम से, जबकि नगर निगम को जानते हैं बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के नाम से। तो संक्रमणशील क्षेत्र क्या है? तो जो ग्रामीण हैं वे शहरी क्षेत्र में जैसे जैसे निवास करते जाते हैं तो उनमें जो कृषि कार्य करने की क्षमता होती है उनमें कमी आती है, क्योंकि शहरों में कृषि नहीं की जाती है। तो जहाँ 50% गैर कृषि कार्य लगभग है उसे संक्रमण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जबकि 70% लगभग गैर कृषि कार्य क्षेत्र होता है उसे लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जहां लगभग 100% गैर कृषि कार्य हो उसे बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि एक नगर पंचायत में कितनी जनसंख्या हो सकती है, नगर पालिका परिषद कितनी जनसंख्या पे गठन हो सकती है, और नगर निगम का गठन कितनी जनसंख्या पे हो सकती है। तो 5,000 से 20,000 पर एक नगर पंचायत की गठन की जा सकती है। न्यूनतम 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए और अधिकतम 20,000 तक। इसी क्रम में देखेंगे कि 20,000 से जब 1,00,000 जनसंख्या हो जाती है उस क्रम में नगर पालिका परिषद की गठन की जा सकती है। जब जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो तो एक नगर निगम का गठन किया जा सकता है। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नगर पंचायत में इसके अंतर्गत कौन कौन सदस्य होते हैं। तो पहला होते हैं निर्वाचित सदस्य जो कि पार्षद होते हैं। दूसरा होते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिनको अपने पार्षदों के बीच में से ही चुने जाते हैं। उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के जो सदस्य होते हैं वे नगर पंचायत के भी सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है जिनको नगर पंचायत का अच्छा अनुभव होना चाहिए। इसी क्रम में देखेंगे कि नगर पालिका परिषद के गठन में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो पहला तो होते हैं इनके निर्वाचित जो पार्षद होते हैं। दूसरा क्या होते हैं इनके जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। इसी क्रम में देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के वे सदस्य होते हैं जो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है कि राज्य शासन द्वारा 4 मनोनीत सदस्य, ये भी नगर पालिका परिषद के सदस्य होते हैं। तो ये 4 मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? तो वे सदस्य होते हैं जिनको नगर पालिका परिषद का अच्छा ज्ञान हो, अनुभव हो। अगला है नगर निगम का गठन, जिनमें सदस्य है निर्वाचित पार्षद और महापौर। इसी क्रम में देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, इनके सदस्य होते हैं, जबकि राज्य शासन द्वारा 6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्य? 6। तो आप याद रखेंगे नगर पंचायत में 2 सदस्य, नगर पालिका परिषद में 4 सदस्य और नगर निगम में 6 सदस्य का मनोनयन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ये हुआ इनके सदस्य के बारे में। अब देखते हैं नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में। इसको भी देख चुके हैं कुछ देर पहले कि कौन राजनीतिक प्रमुख होते हैं, कौन प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और इनका चुनाव प्रक्रिया कैसी है, वार्डों की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसको ये याद रखेंगे कि नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है 243 आर में। अब देखते हैं वार्ड समितियों का गठन और संरचना, जिसका उल्लेख है 243 एस में।
243 में क्या उल्लेख है? तो वार्ड समितियों का गठन और संरचना। तो देखते हैं कि इसका गठन कौन करता है। तो इसका गठन किया जाता है राज्य के विधान मंडल द्वारा। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 243 में। इसका स्रोत है भारत का संविधान सम्यक प्रकाशन, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। इसको समझिए, जब कोई वार्ड समिति का गठन किया जाता है उसमें एक वार्ड से भी मिलकर बनी जा सकती है या 2 या 2 से अधिक वार्डों से भी मिलकर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। तो एक वार्ड से जब वार्ड समिति का गठन किया जाता है तो वह नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य होते हैं और उस समिति का अध्यक्ष होता है। जबकि 2 या 2 से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियों का गठन होता है तो उसमें नगर पालिकाओं में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से जो एक सदस्य होते हैं, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उस समिति का अध्यक्ष होता है। अर्थात जिस वार्ड में संख्या, जैसे कि 2 या 2 से अधिक वार्ड दिया है तो 2 संख्या है मान लीजिए, तो उसमें एक का अध्यक्ष रूप में चुनाव किया जाता है, बाकी उनके सदस्य होते हैं। तो ये हुआ वार्ड समिति के बारे में। अब देखते हैं नगरीय निकाय पे स्थानों का आरक्षण किस तरह से है। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 में। तो क्या उल्लेख है इसमें कि प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित होंगे वे जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षित होंगे। और क्या उल्लेख है कि जो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का जो पद होगा वह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। यह हुआ। अगला क्या है कि आरक्षित जो स्थान दी जाएगी उसमें कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए भी आरक्षित होंगे। यह हुआ स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 में। अब देखते हैं नगर पालिका का गठन, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 में। नगर पालिका का कार्यकाल है। इसका प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 243 में। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। इनकी गणना कब से की जाती है? तो प्रथम सम्मेलन के नियत तारीख से इनकी कार्यकाल की गणना की जाती है। अब देखते हैं इनके कार्यकाल जब पूर्ण होने के पूर्व भंग हो जाती है उस स्थिति में क्या होता है। तो जब 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए चुनाव किया जाता है, जबकि 6 माह से कम कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होता है। यह हुआ इनके नगर पालिकाओं का कार्यकाल, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 में। अब देखते हैं सदस्यों के लिए जो निहर्ताएं हैं। निहर्ताएं से आशा है कौन योग्य नहीं है, तो हम देखते हैं कि कौन योग्य है। तो इनका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 243 में। तो देखते हैं कोई भी व्यक्ति एक पार्षद बन सकता है, तो कौन बन सकता है? तो पहला है कि उनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी कर्मचारी ना हो। तीसरा क्या है
कि सहकारी सोसाइटी या सभापति का उपसभापति न हो। चौथा क्या है, तो संसद के किसी भी सदन या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में देखेंगे कि पागल और दिवालिया भी घोषित नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ सदस्यों जो पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है नगर पालिकाओं की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व। तो इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में, जिसमें इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यान्वित करने का। इन्हें क्या उत्तरदायित्व दिया गया है? तो जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तय करना। इन्हें नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा न हो, इस प्रकार से उनका उत्तरदायित्व एवं शक्तियां प्रदान की गई है। इसी क्रम में है अनुच्छेद 243 एक्स, जिसमें उल्लेख है नगर पालिकाओं की निधियां और कर अधिरोपित करने की शक्ति। तो इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 243 एक्स में क्या उल्लेख है कि राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान का उपबंध किया गया है। दूसरा है नगर पालिका द्वारा कर संग्रहित और विनियोजित करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें देखेंगे कि बाजार कर लिया जाता है, पथ कर लिया जाता है, नगरीय क्षेत्र में मकान कर भी लिया जाता है, पानी बिल, इस तरह से जो है कर लिया जाता है। अगला है राज्य वित्त आयोग नगरीय क्षेत्र के लिए, जिनका उल्लेख है अनुच्छेद 243 वाई में। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में वित्त विभाग भूपेश बघेल जी को प्राप्त है, जबकि छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे TS सिंहदेव। इनकी कार्य क्या होती है? तो जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उनकी समीक्षा करना। अगला क्या है? नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा जांच, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 जेड में। तो ये हुआ राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा जांच अनुच्छेद 243 जेड। अब देखते हैं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। अब समझते हैं कि इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। तो नगरीय क्षेत्र के लिए इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 जेड ए में। अब देखते हैं कि ये चुनाव किनका किनका कराते हैं। तो ग्रामीण निकाय अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का चुनाव कराता है, जबकि शहरी निकाय अर्थात नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है कि मतदाता सूची तैयार करना। इसी क्रम में दूसरा है इनकी चुनाव की समय सारणी तैयार करना, चुनाव से पहले आचार संहिता जारी करना, चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं आवंटन करना, और पांचवा है समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देशन करना। तो देखते हैं कि चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं आवंटन करने के लिए, नियंत्रण एवं निर्देशन करने के लिए कौन कौन से अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो नगरीय निकाय से संबंधित अधिकारी और नियुक्ति और कार्य देखते हैं। तो पहला है जिला निर्वाचन अधिकारी।
जिनकी नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। इनके कार्यों में सहयोगी के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो इनका कार्य क्या होता है? तो नगरीय निकाय के समस्त निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, चुनाव को सही प्रक्रिया में क्रियान्वित करना, यह हुआ जिला निर्वाचन अधिकारी। इसी क्रम में दूसरा है रिटर्निंग अधिकारी, जिनको नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, लेकिन राज्य निर्वाचन सहमति इनकी ली जाती है। इनके सहयोगी के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्य क्या होता है? तो चुनाव में नामांकन से लेकर परिणाम तक का कार्य रिटर्निंग अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अगला है पीठासीन अधिकारी, जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से नियुक्ति की जाती है। इनकी सहायता के लिए मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो पीठासीन अधिकारी का कार्य क्या होता है कि मतदान को सही तरह से पूरा कराना। अंतिम में है मतदान अधिकारी, जिनकी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से। इनका कार्य होता है मतदान में जो मतदाता आते हैं कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है या नहीं, इनका देखरेख करते हैं मतदान अधिकारी द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन के प्रथम आयुक्त थे श्री अजय कुमार सिंह, जबकि छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन के वर्तमान आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह। ये हुए नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित अधिकारी, नियुक्ति और उनके कार्य। अब देखते हैं इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले है अधिसूचना जारी होना। तो अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ठीक। तो उसके बाद है फॉर्म भरने की प्रक्रिया, जिसको फॉर्म सबसे पहले खरीदा जाता है रिटर्निंग अधिकारी के पास, उसके बाद जमा किया जाता है। तो देखते हैं एक व्यक्ति कितने पदों के लिए फॉर्म भर सकता है। तो नगर पंचायत का जो पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वे नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों का एक साथ फॉर्म भर सकता है। नगर पंचायत और नगर निगम इसका भी एक साथ फॉर्म भर सकता है। जो नगर पालिका के लिए पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वे नगर निगम का भी एक साथ फॉर्म भर सकता है। अर्थात एक ही स्तर के दो अलग अलग वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह हुआ फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। अगला देखते हैं कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके साथ क्या घटनाएं देखने को मिलती है। तो पहला है प्रस्तावक। आपके साथ वह मतदाता जो नामांकन फॉर्म भरते समय अपने उम्मीदवार का नाम आगे प्रस्तुत करता है उसे ही प्रस्तावक के नाम से जानते हैं। तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो आप कम से कम एक प्रस्तावक आपके साथ रखना जरूरी है। अब देखते हैं जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ती है। तो नगर पंचायत पार्षद, नगर पालिका पार्षद और नगर पंचायत पार्षद इनमें अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए देखते हैं कितनी जमानत राशि देनी पड़ती है। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग आते हैं। तो नगर पंचायत पार्षद के लिए अनारक्षित वर्ग को 1000 रुपये जबकि आरक्षित वर्ग को 500 रुपये। नगर पालिका पार्षद को 2000 रुपये अनारक्षित वर्ग को और आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये, जबकि नगर पंचायत पार्षद के लिए अनारक्षित वर्ग को 3000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये जमा करनी होती है। सॉरी, ये नगर पंचायत नहीं है, नगर निगम है, ये गलती हो गया है, इसको सुधार लेंगे। अब देखते हैं
कि किन किन परिस्थितियों में अभ्यर्थी को उनकी जमानत राशि वापस की जाती है। कब कब की जाती है? तो पहला है, यदि वह चुनाव हार जाता है लेकिन उसने कुल वैध मतों का 1/6, कितना, 1/6 मत प्राप्त किया हो तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। दूसरा है, यदि उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नाम ही ना हो तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। तीसरा है, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। चौथा है कि जब वह चुनाव हार जाता है, 1/6 मत भी प्राप्त करता है और 6 माह के अंदर अगर उसने अपनी जमानत राशि वापस लेने नहीं जाती है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, अर्थात 6 माह के पूर्व प्रतिभूति निक्षेप वापस लेना जरूरी है। अगला देखते हैं नामांकन पत्रों की छटनी के बारे में। आप फॉर्म भर लिए, अब देखते हैं उनकी छटनी कैसी होती है। तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की गई है फॉर्म में। तो देखते हैं, जब छटनी की जाती है तो उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता और उम्मीदवार का प्रस्तावक ये दोनों उपस्थित रहते हैं। आधार क्या होता है? तो पहला है, उम्मीदवार या प्रस्तावक का जो हस्ताक्षर है वे वास्तविक ना हो। दूसरा क्या है, यदि उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फॉर्म एक ही पद के लिए जमा किया हो तो रिजेक्ट हो जाता है एक फॉर्म। नामांकन पत्र में कोई संशोधन किया गया हो तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अंतिम है, यदि जमानत राशि जब्त जमा नहीं की गई हो तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये हुआ नामांकन पत्रों की छटनी के बारे में। लेकिन जब रिटर्निंग अधिकारी कोई भी फॉर्म को रिजेक्ट करता है तो उसका कारण अभ्यर्थी को बताना जरूरी होता है। अब देखते हैं अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिया जाना। आपका फॉर्म भी छटनी हो गया, अंतिम सूची जारी होने वाली है। उसके कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने का समय दिया जाता है। तो आप किसके पास आवेदन कर सकते हैं? तो रिटर्निंग अधिकारी के पास, कि हमें नाम वापस लेना है। अगर आप एक बार आवेदन कर देते हैं कि नाम वापस लेना है, उसके बाद आपको, अगर आप अपना आवेदन वापस लेना भी चाहें तो रिटर्निंग अधिकारी आपको आपका आवेदन वापस नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे कि यह आवेदन उम्मीदवार स्वयं, प्रस्तावक, निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जमा किया जा सकता है। यदि आवेदक जो है उम्मीदवार स्वयं करता है तो उसका फॉर्म तुरंत निरस्त कर देते हैं। यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा आवेदन की जाती है तो उसके बाद उम्मीदवार से अनुमति पूछी जाती है, राय ली जाती है कि आप नाम वापस लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने हाँ कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। उसके बाद है कि जब नाम वापस ले ली जाती है तो अंतिम सूची जारी होती है और चुनाव चिन्हों का आवंटन होता है। तो यह सूची जारी कौन करता है? तो अंतिम सूची जारी की जाती है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाता है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा। तो इसका आधार क्या होता है? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यह एक सीक्वेंस के रूप में होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए आशीष है, दूसरा क्या है, अगर आपका नाम अंशु है, तीसरा क्या है, आपका नाम अगर उमेश है, तो सबसे पहले उस लिस्ट में नाम होगा अंशु का, क्योंकि दोनों में ए है। लेकिन
पहले आता है एन, उसके बाद आता है एस। तो पहले सूची में नाम किसका होगा? अंशु का, दूसरे में होगा आशीष का, और उमेश, इनका नाम होगा तीसरे में। इस तरह से चुनाव चिन्हों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सूची जारी होती है और चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है। अब देखते हैं चुनाव प्रचार के लिए इनकी व्यय की सीमा कितनी है। तो देखेंगे कि नगर पंचायत के जो पार्षद होते हैं उन्हें 50,000 रुपये खर्च करने की अनुमति होती है। नगर पालिका के पार्षद को 2 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति होती है, जबकि नगर निगम पार्षद को 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति होती है। 3 लाख रुपए कब की कंडीशन में? यदि उनकी जनसंख्या 3 लाख से कम हो। यदि 3 लाख जनसंख्या से ज़्यादा हो तो उनकी खर्च करने की अनुमति 5 लाख रुपए प्रदान की गई है। तो ये हुआ उनके चुनाव प्रचार प्रसार के लिए व्यय की सीमा के बारे में। अब देखते हैं कि नगरीय चुनाव में एक उम्मीदवार कौन कौन से अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। तो इसको देखते हैं। तो देखेंगे कि पहला, वे निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, और तीसरा गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। तो निर्वाचन अभिकर्ता का कार्य क्या होगा? तो वे अभिकर्ता छंटनी के दौरान उपस्थित रहता है। जब फॉर्म को जांच पड़ताल की जाती है, फॉर्म भरने के बाद, उस समय निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहता है। मतदान अभिकर्ता मतदान स्थल पर होता है, जबकि गणना अभिकर्ता गणना स्थल पर होता है कि कहीं गणना में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो याद रखेंगे कि एक जो उम्मीदवार है अधिकतम 2 निर्वाचन अभिकर्ता, 2 मतदान अभिकर्ता और 2 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। तो क्या क्या याद रखेंगे कि न्यूनतम कम से कम 1 प्रस्तावक होनी चाहिए, और दूसरा उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन अभिकर्ता, 2 मतदान अभिकर्ता और 2 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। अब देखते हैं पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति कैसे की जाएगी। तो पहले देखते हैं कि पदमुक्ति कौन कौन से आधार से होती है। तो पहला, अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें सदस्यों द्वारा अपने प्रमुख के खिलाफ लाया जाता है। दूसरा, रिकॉल, जिसमें मतदाता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाया जाता है रिकॉल के माध्यम से। तीसरा है निलंबन या हटाना, जिनको नगर पालिका अधिकारी को उसके पद से हटाते हैं। कब हटाते हैं? तो जब अवांछनीय कार्य, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो, उस स्थिति में जो नगर पालिका अधिकारी हैं, चाहे वे पार्षद हों, उपाध्यक्ष हों, अध्यक्ष हों या मेयर हों, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। और अंतिम में है स्वयं त्यागपत्र देकर। तो सबसे पहले देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव। तो देखते हैं कि इसकी सूचना कौन किसके खिलाफ और अध्यक्षता और कब नहीं लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, तो कुल सदस्य के 1/6 निर्वाचित पार्षदों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कलेक्ट्रेट के प्रमुख प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात 1/6 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होनी चाहिए जब आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब उसके बाद क्या होता है कि एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसमें निर्वाचित पार्षदों का 2/3 बहुमत से स्वीकृति हो जाए। अर्थात जब आवेदन दे दिए और 2/3 से ये स्वीकृति भी हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा कि जिनकी जनसंख्या जो कुल पार्षद हैं उनके आधे से जब अधिक हो जाती है तो अपने प्रमुख को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसको समझिए। पहला, 1/6 सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
कब की स्थिति में? जब आप कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उस स्थिति में। दूसरा क्या है, जब विशेष बैठक बुलाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव लाई जाती है तो वे 2/3 बहुमत से स्वीकृत होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो उनकी जनसंख्या है कुल पार्षदों की, उनकी आधे से अधिक होनी चाहिए। तब की स्थिति में जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो कौन किसके खिलाफ? तो नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पार्षदों द्वारा, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पार्षदों द्वारा, जबकि नगर निगम में महापौर को निर्वाचित पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं कि कब नहीं लाया जा सकता। तो पहला है, यदि पद ग्रहण के 2 वर्ष के पूर्व नहीं लाई जा सकती। यदि उनका कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई जा सकती। दूसरा है, यदि उनका कार्यकाल केवल 6 माह बचा हो तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई जा सकती। तीसरा याद रखेंगे कि पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो या लाया जा सकता है। चौथा है, यदि उपचुनाव से कोई विजित हुआ है तो यदि उसका आधा कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अगला देखते हैं रिकॉल के बारे में। तो रिकॉल नगरीय निकाय के किसी भी पदाधिकारी को रिकॉल नहीं किया जाता। याद रखेंगे, किन्हीं भी पदाधिकारी को रिकॉल नहीं किया जाता है। अगला क्या है, निलंबन या हटाना। तो कैसे हटाते हैं, आधार क्या होते हैं? तो जब किसी पंचायत पदाधिकारी द्वारा हत्या, बलात्कार, महिला एवं बाल शोषण किसी में भी लिप्त पाया गया हो। इसके अलावा नगरीय जो निकाय हैं उसमें इनके कार्यों में रुचि न हो, इनके कार्यों का विकास न हो, तो इनके नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत, इनके प्रमुखों को कैसे हटाया जाता है? तो नगर निगम के महापौर को राज्य सरकार द्वारा हटाया जाता है, जबकि पार्षद को कमिश्नर द्वारा हटाई जाती है। इसी क्रम में देखेंगे कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इनके जो अध्यक्ष और पार्षद होते हैं इनको राज्य सरकार द्वारा और पार्षदों को कलेक्टर द्वारा हटाई जाती है। अब देखते हैं, यदि वे स्वयं त्याग पत्र देना चाहते हैं तो कौन किसे देगा? तो नगर पंचायत में पार्षद देगा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष भी देगा अध्यक्ष को, जबकि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, अर्थात नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को। जबकि नगर पालिका परिषद में पार्षद एवं उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष को, जबकि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, अर्थात नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक प्रमुख को। इसी क्रम में देखेंगे कि नगर निगम के पार्षद हैं वे अपना त्याग पत्र देंगे महापौर को, जबकि जो महापौर हैं वे त्याग पत्र देंगे कमिश्नर को, और कमिश्नर आगे राज्य सरकार को उनका त्याग पत्र प्रदान करेंगे। अब देखते हैं प्रथम सम्मेलन के बारे में। तो प्रथम सम्मेलन नगरीय निकाय स्तर में रिजल्ट प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन आयोजित की जाती है। तो प्रथम सम्मेलन में कार्य क्या होता है? तो जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, पार्षद जो होते हैं, उनका शपथ दिलाया जाता है। इसी दिन से, प्रथम सम्मेलन से ही इनकी कार्यकाल की गणना की जाती है। विशेष में क्या याद रखेंगे कि नगर निगम में महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अपने निर्वाचित पार्षदों में से किन्हीं एक को चुना जाता है। अर्थात प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अपने पार्षदों के बीच से ही की जाती है और महापौर की भी उसी दिन की जाती है। अगला है नगरीय निकाय का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना।
जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 जेड बी में। अगला है नगरीय निकाय का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 जेड सी में। अगला है जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 जेड डी के बारे में, इसको समझिए। तो ये हुआ अनुच्छेद 243 जेड जी, जिसमें उल्लेख है जिला योजना के लिए समिति। तो इसको जो गठन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो पहला याद रखेंगे कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाएगी योजनाओं का समीक्षण करना और संपूर्ण जिले के एक विकास योजना प्रारूप तैयार करना, जिनके लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। अर्थात जो पदाधिकारी हैं, चाहे वे पंचायत की हो या नगरीय निकाय की हो, वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके लिए जिला योजना के लिए एक समिति गठित की जाती है। तो इनके सदस्य कौन होते हैं? तो पहला इनके सदस्य होते हैं कि जो समिति के कुल सदस्य संख्या होते हैं, जिनमें कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य अपनों में से होते हैं। अर्थात जो सदस्य होंगे उनमें 4/5 नगर पंचायत एवं नगर पालिका, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरा क्या है? जिले में जो ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात पर निर्वाचित किए जाएंगे। अर्थात जो इनका 4/5 का निर्वाचन जो होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्वाचित की जाएगी। तो इनका कार्य क्या होगा? तो पहला है पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजनाओं, जल तथा अन्य भौतिक प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। यह हुआ जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 जेड डी के बारे में। अगला है महानगर योजना के लिए समिति, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 जेड ई में। उद्देश्य क्या है महानगर योजना समिति के लिए गठन का? तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। अर्थात महानगर योजना का विकास करने के लिए, उनके पदाधिकारियों के निरीक्षण करने के लिए महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। तो इनके सदस्य कौन होते हैं? तो कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और जो पंचायत है उनके अध्यक्ष द्वारा होती है। इनके अलावा अपने में से उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात पे उनका निर्वाचन किया जाएगा। इनका कार्य क्या होगा? तो वही कार्य जिनका जिला निर्वाचन अधिकारी समिति का होता है, जिसमें है नगर पालिकाओं की और पंचायतों की सामान्य हित के विषय, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। अर्थात वे कार्य जिनसे महानगर क्षेत्र का विकास हो उनका निरीक्षण करेंगे, चाहे वे जल से हो, पर्यावरण संरक्षण से हो या कोई कार्यान्वित होने वाले विकास कार्यक्रम से हो। अगला है अनुच्छेद 243 जेड एफ के बारे में, जिसमें उल्लेख है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अंतिम है अनुच्छेद 243 जेड जी, जिसमें उल्लेख है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अर्थात नगर पालिका चुनाव, नगर पंचायत चुनाव या नगर निगम चुनाव में किसी भी प्रकार का मामला विवाद उत्पन्न होता है
उस स्थिति में उसे न्यायालयों के समक्ष हस्तक्षेप के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 243 जेड जी में। इस तरह से वे नगरीय निकाय के अनुच्छेद, उनके जो डिटेल हैं उनके बारे में। अगली कक्षा में हम पंचायती राज व्यवस्था में जो गठित समितियां हैं, जिनमें प्रशासनिक समिति, गौठान समिति इस तरह से हैं, और नगरीय निकाय में गठित समितियां, इनको तुलनात्मक रूप में देखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।